ड्यूडिनल अल्सर। तो इसका ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोपैथी में हम कैसे कर सकते हैं? ये एक तरह का अल्सर है, घाव है जो ड्यूडिनम में होता है। तो स्टमक के बाद ये हमारा ड्यूडिनम होता है, जहाँ भोजन हमारा जाता है, फूड हमारा जाता है। स्टमक के बाद का पार्ट जो होता है वो ड्यूडिनम होता है, जहाँ पे भोजन हमारा जाता है। उसमें किसी को अल्सर हो जाए, घाव बन जाए, ड्यूडिनल अल्सर इसको कहते हैं। और इसमें किसी को घाव बन जाए, अल्सर बन जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, तो कैसे हम ठीक करेंगे? बाकी सुबह की क्लास में ये बढ़िया से इसको जो डिजीज को डिफाइन करना है वो मैं करता हूँ। जैसे आज आपने देखा कि अपेंडिसाइटिस एक्यूट को मैंने पढ़ाया, उसकी सारी चीज़ें मैंने बताई, उसमें क्या क्या होता है, उसकी प्रोग्नोसिस से लेके सारी चीज़ें। लेकिन इस समय ये संभव नहीं है, यानी कि वो क्लास लगभग 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, तो इतना संभव नहीं होता है। तो इसमें क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है, जैसे एक प्रैक्टिशनर कर सकता है, मरीज आया और एक प्रैक्टिशनर इलाज कैसे कर सकता है, इस क्लास को पढ़ाने का यही मतलब मेरा होता है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं तो जितने भी डिजीज पे वीडियो हैं वो इसी हिसाब से हैं कि आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी क्लिनिक में। यानी कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं भी कोई समस्या आ रही है, तो इसमें सिलेक्शन में समस्या अगर आपको आ रही है कि सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा चैनल का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य इतना ही है कि आप सिलेक्शन अच्छे से कर सकें, कि कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं रेमेडी। मैं फार्मूला बेस सिखाने की कोशिश नहीं करता हूं, इसलिए मेरे चैनल को जितने लोग देख रहे हैं या जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे हमारा क्लास जो है 10 बजे से लेके 11 बजे तक चलता है और शाम के टाइम में 2 से 3 चलता है, जो क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क होती है। इसमें हमसे आप लाइव जुड़ करके इन चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो जितने भी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं, और आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चीज़ों का जवाब पा सकते हैं। कहीं भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य शुरू से ही फार्मूला का डॉक्टर बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य शुरू से आपको रियल डॉक्टर बनाना है, जो अपने से दवाई का जो प्रोटोकॉल है या जो आपका पर्चा है वो खुद बना सके। क्योंकि फार्मूला एक बार मिलेगा आपको, लेकिन डॉक्टर बन जाएंगे तो आप खुद से भी फार्मूले बना सकते हैं, खुद से आप सफल हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं अगर, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर हमारे अटैच हों, और वहाँ पे लाइव क्लास आपको मिल सकती है, जो टाइमिंग मैंने बताई। तो ऑर्गेनिक रेमेडी, और थर्ड क्या होता है कि प्रिंसिपल। और उसमें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ऐसी वीडियोस है हमारी उसमें कि ये कैसे तैयार करते हैं, ये सब भी वीडियो मैंने डाला है कि कैसे सिलेक्शन आप रेमेडी करते हैं। उसमें बहुत सारी वीडियो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा हमारे YouTube चैनल पे। तो आते हैं बीमारी पे कि ड्यूडिनल अल्सर किसी को हो गया है, तो कैसे हम उसको ठीक करेंगे। ड्यूडिनम का जो पार्ट है, भोजन जब स्टमक से नीचे जाता है ड्यूडिनम के पार्ट में, वहाँ अल्सर होने का मतलब उसको क्या बोलते हैं कि घाव बन जाना, वहाँ पे ड्यूडिनम में घाव हो जाना, अल्सर हो जाना, उसी को हम ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। ठीक, अब ये मरीज हमारे पास जब आता है पेशेंट, तो कई बार ये पेशेंट जो है
डायग्नोसिस करा के आता है, यानी कि उसकी डायग्नोस हो के आता है हमारे पास। रोगी के आने का कोई समय नहीं होता है कि किस स्थिति में हमारे पास आ सकता है। ठीक, शुरुआती दौर में आ सकता है जिसको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, हो सकता है कि डायग्नोस करा के आए, किसी भी स्थिति में आपके पास आ सकता है। तो पूरा हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोपैथी में हम कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं इस ड्यूडेनल अल्सर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिम्टम जानेंगे कि इसमें सिम्टम एक्चुअली में ड्यूडेनल अल्सर में क्या क्या लक्षण आता है। कोई अगर किसी को ड्यूडेनल अल्सर हुआ है तो सिम्टम्स में आपको दिखेगा कि पेट दर्द, इसको जो मैंने 9 पार्ट बनाया है, तो जो इपिगैस्ट्रियम रीजन है, ठीक, और जो मध्य भाग है इपिगैस्ट्रियम रीजन में पीड़ा, दर्द, पेन होता है। इसमें कब होता है ये? जब पेन की अवस्था भी है, एब्डोमेन के पेन में मैंने बताया भी है कि हर दर्द की एक अवस्था भी होती है, ठीक, कि कब वो दर्द बढ़ता है, कब वो दर्द घटता है। और इसमें पेन जो है महत्वपूर्ण सिम्टम्स है, पेन जो दर्द है, और ये दर्द मुख्य रूप से खाना खाने के 1 घंटे बाद होता है। ड्यूडेनल अल्सर में जो पेन होता है खाना खाने के 1 घंटे बाद, आधा घंटा या 1 घंटे बाद ये पेन स्टार्ट हो जाता है। ये जो अवस्था होती है इसकी ड्यूडेनल अल्सर की। यानी कि पेशेंट जब खाना खाएगा उसके आधा या 1 घंटे बाद जब वो भोजन ड्यूडेनम से गुजरेगा तो उसको पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक होता है पेप्टिक अल्सर और एक होता है ड्यूडेनल अल्सर। पेप्टिक मतलब स्टमक में अल्सर। तो स्टमक का जो अल्सर होता है उसमें खाना खाने के बाद दर्द शुरू हो जाता है, अल्सर। तो चुभन टाइप दर्द होता है। दर्द कैसा होता है? चुभन टाइप दर्द होता है। और ये पीड़ा धीरे धीरे स्टार्ट होती है दर्द, और फिर इसकी जो ग्रेविटी है वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि ग्रेविटी इसकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये निर्भर होता है कि कितना बड़ा अल्सर उसको हुआ है, कितनी एरिया है, उस पे निर्भर होता है कि ये दर्द कितना होता है। तो सबसे पेक्युलियर सिम्टम्स जो है वो दर्द है। उसके बाद जो सिम्टम्स डाइजेस्टिव सिस्टम के मिलते हैं इसमें मुख्य रूप से पीला, इसका यानी कि पेन जो है मुख्य लक्षण है। उसके बाद इसमें जो है लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, भूख का कम लगना हो सकता है। और भी जो एडिशनल सिम्टम्स हैं इसके बहुत सारे, वो मिल सकते हैं। डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि जब हम इसको पूरा रूप में पढ़ेंगे तो डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे 10 बजे वाले क्लास में।
अब मान लीजिए कि इसकी पीड़ा कभी कभी पीठ तक भी जाती है, ठीक, रिफर्ड होता है, पीठ तक होता है रिफर्ड, यानी कि हर पेन का एक रिफर्ड पेन होता है। तो पेन, इसकी मेन सिम्टम्स होती है डुडेनल अल्सर की पेन, और उसमें अंग क्या होता है, मुख्य रूप से ड्यूडिनम होता है। ड्यूडिनम होता है अंग, यानी अंग की दवाई क्या करनी है कि जो ड्यूडिनम है। अब इसमें आते हैं कि प्रिंसिपल रेमेडी माने कारण क्या है होता है, तो इंटरनल कारण है और एक्सटर्नल। रोग होने के पीछे आंतरिक और बाह्य कारण है। तो मुख्य रूप से जो कारण है इसमें जो आंतरिक कारण है मुख्य रूप से, और जो बाह्य कारण है इसमें, तो जितने भी आमाशय या ड्यूडिनम के रोग, ये अल्सर टाइप जो रोग होते हैं, ये जितने हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने देखा है, मेरे पास रोगी आए हैं तो मैं तो उनका पूरा हिस्ट्री लेता हूँ। मेरा शुरू से ही अब तो थोड़ी कम हिस्ट्री लेता हूँ, लेकिन पहले मैं जब शुरुआत में बहुत हिस्ट्री, अब तो पेशेंट देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसकी क्या हो सकती है इसको, लेकिन हिस्ट्री जब मैंने लिया है, जितने भी पेप्टिक अल्सर के मरीज देखे हैं और ड्यूडेनल अल्सर के, उनमें मैंने यही देखा है कि ऐसे लोग जो लंबे समय तक खाना जो है नहीं खाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो खाना खाने का टाइमिंग उनका 12 बजे 1 बजे होता है, कुछ भी नहीं खाते सुबह से। तो ऐसे लोगों में हिस्ट्री लेने पे मिला कि ऐसे लोगों को, एक रोगी आया था, मैंने हिस्ट्री उसका लिया था, तो उसने बताया कि ये 12 बजे तक खाना ही नहीं खाती थी, 12 बजे बाद खाना खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, खाली पेट रहती, और उसमें यहाँ तक कि उसमें कार्सिनोमा डेवलप हो गया था। तो मैंने हिस्ट्री उसमें वही पाई, इसका इतिहास जो है हमें वही मिला इस रोगी का। तो इसमें मैक्सिमम ऐसे लोगों को होता है कि जो समय से भोजन नहीं करते हैं, टाइमली भोजन जिन्होंने नहीं किया है, खास करके इनमें देखने को हमें मिलता है इसका कारण जो है। बाकी ऐसे लोग जो ज़्यादा स्पाइसी, तली भुनी या मदिरा का सेवन कर रहे हों, इस तरह की चीज़ें जो उत्तेजना वाली हों, जो ज़्यादा हमारे पेट में, जैसे मसालेदार, बहुत तीखा, मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, आ रहे समझ में। तो इसके पीछे कारण जो है, इंटरनल जो कारण होता है मुख्य रूप से मानसिक तनाव होता है, मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। जैसे मानसिक तनाव होता है तो क्या करता है इंसान, फिर खाना नहीं खाता है, ठीक। मेंटल स्ट्रेस, किसी भी चीज को लेकर के, जैसे किसी प्रोफेशन में है, किसी बिजनेस में घाटा चला गया, कोई बात हो गई, कोई ऐसी चीजें हो जाएं जो लंबे समय तक उसको उसके मन में घर कर जाए या उसके दिमाग में घर कर जाए, तो फिर उसको भूख नहीं लगती है, ठीक। तो भूख नहीं लगती है तो फिर लंबे समय तक खाता नहीं है। तो खास करके ऐसे लोग जो लंबे समय तक
भोजन फूड नहीं लेते। तो मेंटल स्ट्रेस जिसका रहेगा, कोई व्यक्ति ऐसा जो मेंटली स्ट्रेस्ड है, तो मेंटल स्ट्रेस होने पे फिर उसको भूख नहीं लगती, तो ऐसे लोगों को, या कोई व्यवसाय में है, टाइमिंग का अभाव है, जैसे बहुत सारे वकील हैं जो सुबह से ही क्लाइंट उसके आने लगते हैं, ठीक, बहुत सारे नेता हैं जिनका प्रोग्राम जो है बहुत मतलब बिजी शेड्यूल होता है, सुबह आ गए, सुबह से लोग आ रहे हैं, 12-1 बज गया उसको लोगों से मिलने में। डॉक्टर्स हैं बहुत, तो ऐसे लोगों को, ये ऐसे प्रोफेशन के लोगों को, या ऐसे किसान जो सुबह घर से निकल गए और खाना आ करके खा 12 बजे खा रहे हैं, या ऐसी महिलाएं जो बिना पूजा पाठ किए मतलब 2-4 घंटा वो लगाती हैं चीज़ों में अपने, और फिर टाइमली वो न खा पा रही हूँ, तो ऐसे लोगों में ज़्यादातर ये देखने को मिलती हैं ये सब चीज़ें। मुख्य रूप से हमने जो हिस्ट्री लिया है उस पर मैं बता रहा हूँ, ये कहीं किताबों से नहीं है, जो मैंने लिया हिस्ट्री वो मैं बता रहा हूँ इसको। तो ये खास करके इसमें जो है एक्सटर्नल में स्पाइसी या एल्कोहल, फैटी फूड, और ये आंतरिक जो मेंटल स्ट्रेस है इंसान का, दिमागी रूप से कोई ऐसा व्यक्ति हो, मेंटल स्ट्रेस हो उसको, तो उसको फिर भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाता। अब इसको ट्रीटमेंट हमें करना है, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? आपको हमारे हर एक वीडियोस में, जितनी वीडियोस आप देखेंगे, तो मैं फोकस आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी पे ही किया हुआ हूँ, जितनी मेरी वीडियोस अगर आप YouTube पे देख रहे होंगे। बाकी लोग केवल दवा लिख के बताते हैं आपको, मेरा फोकस सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सिखाना है कि आप अपने से कैसे डॉक्टर बन जाएं, जिससे कि किसी से पूछना ना पड़े। मैं तो यही देखता हूँ इलेक्ट्रोपैथी के लोग दिन रात पूछते रहते हैं, इसमें कौन दवाई दें, तो इसमें कौन दवाई दें, और जब उनको कोई बताता नहीं है तो फिर छोड़ के भाग जाते हैं इलेक्ट्रोपैथी को। तो इसलिए हमारी वीडियो जो आप देख रहे हैं, तो इसमें लगातार इससे जुड़े रहिए, उसमें वही मिलेगा जो आपको सिलेक्शन सिखाया जा रहा है। तो इसमें फिर हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की होती है, इंटरनल, ठीक है। यानी कि ये रोगी अगर आपके पास आया है तो उसमें जो है कैसे हम इसको करेंगे, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल जो दवाई होती है वो क्या होती है, किस तरह सेलेक्ट होती है कि ये रोगी की कौन सी अवस्था है, किस तरह की अवस्था, इस पे हम सेलेक्ट करते हैं। इन्फ्लामेटरी है, डिजनरेटिव है, अल्सरेटिव है, मतलब क्या है, किस तरह की अवस्था है। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस जो है नहीं है बड़ा कि आप सीख नहीं सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो जुड़ा रहेगा उसको मैं आज नहीं तो कल सिखा ही दूंगा, अगर जुड़ा रहेगा तब। तो इसमें जो है मुख्य रूप से पेन हो रहा है, यानी कि दर्द हो रहा है इसमें, और भी एडिशनल सिम्टम्स जो मिलेंगे, जैसे मान लो लॉस ऑफ एपेटाइट हो, एपेटाइट या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, सुगर वाटर ब्रश हो सकता है। इसको बहुत सारे एडिशनल सिम्टम्स हैं जो हो सकते हैं इसको। लेकिन मेन क्या होता है कि पेन, और पेन की कंडीशन अवस्था क्या होती है। तो इसमें जो एक्सटर्नल हम यूज करते हैं लगाने के लिए, इसमें जो दवाइयाँ
प्रयोग की जाती हैं, आप जरूर एरिया को जान लें कि दवाई हमें कहाँ लगानी है। इसलिए 9 पार्ट भी आपको जानना जरूरी होता है कि सबसे पहले कि दवाई हम जो लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे। तो दवाई में क्या क्या हो सकता है, इसमें तो C5 हो सकता है, ठीक, C5 हो सकता है। और क्या हो सकता है, यहाँ अल्सर है, तो अल्सर है तो क्या हो सकता है, G हो सकती है। दर्द है तो क्या हो सकता है, WE हो सकती है, ठीक। ये यहाँ पे लगाने के लिए दी जा सकती है उसके पिट आप स्टमक पे क्या करते हैं कि गद्दी देते हैं, वहाँ पे हमें क्या देना चाहिए, गद्दी देना चाहिए, इसकी कॉम्प्रेस। अब पिलाने वाले में क्या दे सकते हैं, तो पिलाने वाले में क्या देंगे, मान लो वही चीज समझो, सेम क्या हो रहा है, तो अल्सर है और क्या है, दर्द है। तो अल्सर है और दर्द है तो WE और G, ठीक है, WG। अब जो है मान लो कि उसको सिम्प्टोमेटिक आराम देना है, मान लो खा रहा है, दर्द होने लग रहा है, खा रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक, दर्द से परेशान है, वो अल्सर तो बाद में ठीक होगा, लेकिन पहले तो उसका सिम्टम्स जो है वो खत्म कर दिया जाए। तो इसको जो है गोली में S1, C15, F1, ठीक है, A3, ये आप ड्राई पिल्स में दे सकते हैं। अगर मान लो उल्टी वगैरह है, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी अगर मान लो हो रहा है तो उसमें आप S11 दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन है तो S दे सकते हैं। ये सिम्प्टोमेटिक आप ट्रीटमेंट देंगे जो ड्राई पिल्स में पेशेंट को दिया जा सकता है। ये पार्ट क्या है, दैट पार्ट इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का पार्ट है जिसमें हम मैनेजमेंट करते हैं, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। कि रोगी घर पे भी है, खाना खा रहा है, तो मान लो उसको लक्षण आ रहा है, और इसका ये फायदा होता है कि रोगी को अगर आराम मिलता है तो रोगी कहता है दवाई बढ़िया है, ठीक। अब घाव हो सकता है कई दिन बाद ठीक होगा, आराम नहीं हो रहा है तो रोगी तुम्हारे पास से भाग जाएगा, और थोड़ा भी आराम होगा तो रोगी तुम्हारे पास रुक जाएगा। इसलिए कभी भी प्रयास करो कि गोली जरूर दो उसको, ठीक। देखते होंगे कि मैं गोली जरूर देता हूं कि ताकि पेशेंट को तत्काल राहत मिले, आराम मिले, क्योंकि सिम्टम में रिलीव होना मरीज समझता है कि अब हमको दवाई अब आराम कर दिया है, सूट कर दिया है, ठीक हो जाएगा हमारा रोग, ठीक है। तो इसलिए कभी भी पेशेंट को ये प्रयास करो कि अपनी क्लिनिक पे ही उसको ठीक कर दो, ठीक। अब आते हैं कि इसका इलाज ऑर्गेनिक रेमेडी कैसे देंगे, अंग में कैसे करेंगे। तो अंग में जब आएंगे तो अंग क्या है, डुोडेनम है, ठीक। तो डुोडेनम जो अंग है वो क्या है, डुोडेनम है। तो डुोडेनम में हमारी जो दवाई होती है इसमें मुख्य रूप से आप C1, C5 और C15, ठीक, ये 3 दवाई मुख्य होती है, C1, C5 और C15। मान लो अल्सर है, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी मतलब अल्सर है, तो अल्सर है तो हमारे पास क्या होता है, A2, ठीक, अल्सर है A2। उसके बाद आप इसको वेनमन दे सकते हैं,
किसी भी तरह के अल्सर में भेनोन उपयोग कर सकते हैं, भेनोन जो है। और ये मुख्य रूप से दवाई होती है। बाकी F1 है आपका मेंटल स्ट्रेस है, F1 है, WE है मेंटल स्ट्रेस के लिए, और आपने G और WE दिया ही है, एप्लीकेशन आपने दिया ही। बाकी इसको खाना अगर ठीक से नहीं पच रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे हमारी एस्ट्रोफ्लोजो में यास्टेन होती है, ठीक है। यास्टेन और यासोन दो मेन दवाई होती है, यास्टेन और यासोन, ठीक। और इसमें A2 या A3, खास करके अल्सर वगैरह में हम लोग A2 यूज करते हैं, किसी भी तरह के अल्सर में, तो A2 या A3। यास्टेन जो देते हैं आप इसमें से यास्टेन C15 A2 भेनोन F1 दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसका इलाज जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आसानी से कर सकते हैं इस रोगी का, कि अगर उसको ड्यूडेनल अल्सर हुआ है तो ये दवाई जो है आप आसानी से प्रयोग करके और लाभ दे सकते हैं। डिल्यूशन जो है इसका निर्भर होता है कि रोग कितनी किस तरीके की है, तो इस तरह से आप इसमें डिल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो ये डिल्यूशन में भी S1 या यास्टेन दो में कोई एक यूज कर सकते हैं, या इसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में दे सकते हैं S1 और A3 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे सकते हैं, और यहाँ से A2 जो है रहने देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप दे सकते हैं कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन की भी दवाई हम दे दें, तो S1 और A3 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो जाती है। बाकी आपकी रोग के आधार पे यास्टेन C1 A2 भेनोन F1, ठीक है, या यास्टेन C15 A2 भेनोन और F1। इस तरीके से आप ड्यूडेनल अल्सर को ठीक कर सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा, और आसानी से इस मरीज की चिकित्सा की जा सकती है। तो ये इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो है हमारे चैनल पे आपको सिखाया जाता है। मुख्य रूप से अगर 50-100 क्लास धीरे धीरे आप लेते चले जाते हैं तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो है आसानी से सीख सकते हैं। और भी चीज़ें जब जुड़े रहेंगे और जो मन में सवाल आएगा तो उसको आप हमसे लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। अगर हमारे YouTube चैनल को आप देख रहे हैं तो हमसे लाइव होकर के भी आपके जो मन में सवाल है, जो चीज़ें हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं।